चलो बच्चे, तो देखो बच्चे लास्ट क्लास में हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर पढ़ रहे थे। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम बात करें कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि कंडक्टर में कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब कॉलिजन बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि हम बात करते हैं जबकि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम पे तो फर्क होता ही होता है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा असर होता है। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, कंडक्शन क्या कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। तो उल्टा दोनों में अलग अलग हिसाब होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी घटती है। अगर हम बात करें अलॉयज की, तो अलॉयज क्या होते हैं बच्चे, उसमें लगभग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी फिर भी फिक्स रहती है। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, हमको नहीं पता क्या कारण है, देखो तो कई चीज़ें ऑब्जर्वेशन से पता चलती हैं। तो अगर हम अलॉय की बात करें तो हम कौन से अलॉयज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ खास अलॉयज की जिनका नाम है नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेनिन। ये सब नोट्स में मेंशन किया हुआ है हमने 10। तो अच्छा देखो, ये जो अलॉयज है इनके बारे में क्यों खास बात की जा रही है। एक्चुअली क्या है, जब आप लोग 10th क्लास में हुआ करते थे तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करते हैं कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की और अलॉयज की, तो जो अलॉयज होती है उनकी रेजिस्टिविटी रिलेटिवली हायर होती है कंडक्टर से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, इधर देखो, अलॉयज कैसे बनते हैं आप लोगों ने पढ़ा था। अगर दो मेटल को मिक्स कर दिया जाए उससे क्या बन जाता है, अलॉय। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे, मेटल्स को मिक्स कर दो उससे क्या बनते हैं, अलॉयज। और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है और कुछ फीचर इनहेंस्ड होते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट मेटल्स, मतलब जो जिन मेटल से वो बने हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं अलॉयज की, तो उनकी रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होती है, हायर होती है मेटल से। समझे बच्चे, जैसे मान लो हम बात करें नाइक्रोम की, यहाँ हमने यूज किया टर्म नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे मिलके बना हुआ है, नाइक्रोम इज मेड ऑफ निकल एंड क्रोमियम, निकल क्रोमियम अलॉय। ठीक है, तो ये अगर हम पेरेंट मेटल की बात करें, मतलब जिससे वो बना हुआ है, और फाइनली जो अलॉय बना है, दोनों की रेजिस्टिविटी में फर्क होता है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी थोड़ी हायर होती है। अब इन कारणों की वजह से ये जो अलॉयज होते हैं ये हीटिंग फिलामेंट्स में यूज किए जाते हैं। हीटिंग फिलामेंट्स जैसे कि जो हमारे पास हीटर्स होते हैं, हीटर के अंदर हीटिंग फिलामेंट होते हैं, बच्चों आपने देखा होगा, हीटिंग फिलामेंट होता है जो जलता है रेड हॉट हो जाता है, जब इससे करंट पास होता है तो रेड हॉट हो जाता है, हीट फेंकता है, हीटिंग फिलामेंट्स। तो जब हम हीटिंग फिलामेंट की बात करते हैं तो हीटिंग फिलामेंट्स क्या होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, हीटर क्या होता है, हीटर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल के थ्रू कन्वर्ट करता है वो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के थ्रू कन्वर्ट करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है अगर किसी वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो कुछ देर बाद उसमें हीटिंग होती है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब कुछ देर बाद हीटिंग चालू हो जाती है, तो उसको स्पेशली हम डिजाइन करते हैं। और उसकी खास बात ऐसी भी होती है कि हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो उसके फीचर ये होने चाहिए कि उसकी रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि गर्म हो जाए तो पिघल जाए। तो क्या सिर्फ हम बात करें तो ये इससे हम सिर्फ हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, 10th क्लास में आप लोगों ने रियोस्टेट देखा होगा। रियोस्टेट आप लोग तो ऑफलाइन पढ़े हो ना 10th क्लास को। यस सर। हाँ सर, 10th क्लास में हमने रियोस्टेट देखा होगा। रियोस्टेट कैसा होता है, रियोस्टेट ऐसा होता है, ऐसा होता है रियोस्टेट। नेट पे डाल के देख सकते हो, अगर नहीं देखा होगा ऐसा होना होता है। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट इज वेरिएबल रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। रियोस्टेट को हम वायर बाउंडेड रजिस्टर भी कहते हैं, वायर बाउंडेड रजिस्टर। अभी हम आपको बताएंगे बच्चे इसके बारे में क्या होता है, बट ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट में जो वायर्स होती हैं, जो वायर ओवरलैप्ड होती है, ये भी इसी मटेरियल की होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या और कुछ भी फीचर है इस मटेरियल का। देखो बच्चे, और या खासकर इन
इन एलिमेंट्स से क्यों बनाते हैं रियोस्टेट? एक्चुअली इन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इनका टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है रेजिस्टिविटी पे, मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इन एलिमेंट्स में चेंज, इन अलॉयज में चेंज नहीं हो रही। जैसे मान लो नाइक्रोम वायर है, कॉन्सोनेंट वायर है, अगर हम इनमें टेम्परेचर आसपास का सराउंडिंग का चेंज करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो रेजिस्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, मान लो मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ, अभी गर्मी थी, एकदम से मैंने एसी चला दिया, एसी चलाते ही रूम का टेम्परेचर 10 या 20 डिग्री 10 डिग्री ड्रॉप हो गया। 10 डिग्री ड्रॉप टेम्परेचर चेंज से अगर इनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो सेम रहेगा, अगर चेंज हो रहा होता तो वैल्यू एकदम से क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही वो वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती। समझे बच्चे? क्योंकि मान लो हमने कोई ऐसी चीज ली है जिसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में एसी चला दी, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो आपने जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। बट हमारे पास ये जो हमने लिया है एलॉय, इसमें टेम्परेचर के साथ चेंजेस देखने को इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और अगर टेम्परेचर के साथ चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, चाहे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी करो तो एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। आई बात समझ में इसमें? तो ये बच्चे कुछ टॉपिक है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो एक्चुअली क्या है कि इसका कोई फॉर्मूला वगैरह भी होता है क्या, मतलब अगर हम देखें तो, क्योंकि हर चीज़ हम न्यूमेरिकल बेसिस पे पढ़ते हैं, तो देखो तो इसका फॉर्मूला भी होता है, ऑब्वियसली बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम पढ़ते हैं, जिसके हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस का। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + अल्फा t, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो बच्चे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें यूज करने को बहुत ही कम मिलता है, हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेनली यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हम अगर अलॉयज को छोड़ दें और बात करें किसकी, मेटल्स की और इंसुलेटर्स की, तो उनमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता बच्चों? ठीक है, तो जैसे मान लो किसी टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस है तो किसी टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर ये निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझे बच्चे? तो इस फॉर्मूले में क्या क्या खास बात होती है, वैसे खैर ऐसे दो फॉर्मूले को देखने को मिलते हैं, एक तो ये होता है, एक और फॉर्मूला होता है, बट इसके अंदर जैसे ये फॉर्मूला है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। आर नॉट क्या होता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टी क्या होता है, टी गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे निकालना है। और खास बात यह अल्फा क्या होता है, क्योंकि हमने अल्फा लिख दिया तो अल्फा के बारे में बच्चों को सबसे पहले पूछते हैं कि सर क्या चीज होती है। अल्फा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चों, देखो जैसे मान लो हम दो मेटल्स की बात करते हैं, इस लिख लेना आप लोग, रुक जाओ इधर देखो, मैं आपको टाइम दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं दो मेटल्स की, जैसे कॉपर और सिल्वर, अगर हम दोनों का टेम्परेचर चेंज करें, सेम अमाउंट से चेंज करें, तो क्या दोनों में सेम चेंजेस देखने को मिलेंगे या अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि हर एलिमेंट का जो अल्फा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी का अल्फा ज्यादा होगा तो उससे क्या मतलब है, किसी का अल्फा कम है तो उससे क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर अल्फा ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू, फाइनल वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अल्फा कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू भी कम आएगी। तो अल्फा के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होता है। अल्फा अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चेंज आएगा। अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, इसका क्या मतलब है, और अल्फा नेगेटिव होगा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो ग्राफ में आपने बोली बताया था कि वो नीचे जा रहा है उसमें इंसुलेटर के केस में। देखो इसे अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं अगर हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ओवरऑल वैल्यू। तो कंडक्टर में बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, जबकि इंसुलेटर्स में क्या होगा कि वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा माइनस होगी। तो इससे अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ड्रॉप होगा। यार अल्फा, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा की वैल्यू दोनों के लिए सेम नेचर की नहीं हो सकती।
क्योंकि एक में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है और एक में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घट रहा है। अल्फा ही जो है वो बताता है कि क्या हो रहा है। अल्फा नेगेटिव मतलब कि वो शो कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ उसका नेगेटिव डिपेंडेंसी, नेगेटिव मतलब कि मतलब उल्टा है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बच्चे। देखो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम इसको यहाँ ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5.23/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 100 अल्फा। इसको इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा ये 0.23 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा, 5 इससे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब सिंप्लीफाई करोगे ऐसा आ जाएगा और अल्फा ये आ जाएगा। अल्फा क्या आ जाएगा 0.23/500। तो अल्फा की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर दोगे, 0.0046। इससे हमारे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। देखो अच्छी जल्दी से बोर्ड पे एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ नाइक्रोम वायर। मैंने आपको पहले बताया कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम वायर, कॉन्स्टेंटाइन वायर या मैग्नेटिक वायर से बने हुए होते हैं, अलॉय से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसको हमने 230 वोल्ट सप्लाई किया है और 230 वोल्ट सप्लाई करने से, जैसे इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। कोई हीटिंग एलिमेंट है हमारे पास, ये डिवाइस अप्लायंस है, इसको हमने सोर्स से 230 वोल्ट सप्लाई किया है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा था 3.2, और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो करंट है वो सेटल हो जाता है 2.8। तो करंट का चेंज होने का रीजन क्या है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, जब किसी एक वायर से करंट फ्लो करेगा तो थोड़ी देर में वो हीट होने लग जाएगी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट स्टार्ट हीटिंग होगी। तो एक्चुअली क्या होगा, हीटिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है I = V/R होगा। जब हीटिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायर है, मैग्नेटिक वायर है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब करंट कम हुआ 2.8 हुआ, बट उसका स्टडी क्यों हो गया, मतलब भाई ऐसे तो कोई भी वायर से करंट फ्लो करता जाएगा तो वो हीट होती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। किसी वायर से करंट फ्लो करता है वो हीट होती है, बट क्या होता है उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो हीट आसपास सराउंडिंग में लिबरेट कर रही होती है। जैसे हमारी बॉडी, अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हीट इंजन है, हम खाते हैं, जैसे इंजन हीट छोड़ता है हमारी बॉडी भी हीट छोड़ती है, बट सराउंडिंग्स की वजह से हमारी बॉडी कंटिन्यूसली हीट क्या करती रहती है, लिबरेट करती रहती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहता है। वो बात अलग है कि अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो, हीट लिबरेट होने से रोको, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बट अब जैसे हीट रिलीज हो रही है हमारी बॉडी की कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो वायर के आसपास वायर अपनी हीट छोड़ेगी तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा एक लिमिट पे टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा, तो करंट भी मेंटेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, एक करंट की वैल्यू ये है और एक करंट की वैल्यू ये है, हमको दी है। बट हमारा जो मेन मुद्दा है वो करंट से नहीं है, हमारा मेन जो एम है वो रेजिस्टेंस से। तो अगर हम बात करें इनिशियल रेजिस्टेंस की और फाइनल रेजिस्टेंस की, तो देखो हम छोटी क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय करंट। तो यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बताओ इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। वोल्टेज कितनी है, 230, और करंट कितना है 3.2। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस हुआ। फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा बताना, वोल्टेज तो 230 है, बट हमारा अब जो करंट है वो कितना हो गया है 2.8। तो आप देखो वैल्यू बढ़ गई है, रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कहानी बच्चे, क्या हम पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे। जब हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो इसमें दे रखा है कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस देने का मतलब ये है कि देखो पहले जब वायर में करंट फ्लो होना चालू हुआ होगा तो उसका टेम्परेचर कितना हुआ होगा, 27 होगा इनिशियल। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब हीट हो जाएगी तो कुछ फाइनल टेम्परेचर होगा, जो कि हमको नहीं पता है। हमसे यही फाइनल टेम्परेचर पूछा है कि वायर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। बट यहाँ तक की कहानी है। अब हमको लगे कि हम हो सकता है पुराने वाला फॉर्मूला लगाएं, जो कि R = R01 + अल्फा T है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज आप पढ़ो, एक चीज खास दी हुई है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा की वैल्यू है, एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इज दिस, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इससे इसका क्या मतलब होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनते जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, जो हम आपको फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देते हैं वो एक फॉर्मूले नहीं, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा कब यूज होता है ये आपको आमतौर पे बाकी टीचर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता ढंग से। देखो अच्छे ध्यान से समझना, ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है। ये तब यूज होता है
जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई है। अब ये क्या होता है, ये जो अल्फा होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मतलब अल्फा इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ वायर। जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू हम कहने का ये है, नहीं है, टेम्परेचर के साथ वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर अल्फा सिर्फ आपको सिर्फ अल्फा मेंशन किया गया तो उसका मतलब अल्फा 0 डिग्री के रेफरेंस में लिया गया। और अगर आपको अल्फा मेंशन किया गया है कि एवरेज क्या लिखा हुआ है, एवरेज, तो ऐसे केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था। देखो बच्ची, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन में। लीनियर एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला या फाइनल लेंथ का फॉर्मूला। फाइनल लेंथ क्या होती है, LF इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद करो, अच्छे फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ वहाँ क्या फर्क हुआ इन दोनों में, इन दोनों में ये फर्क हुआ कि यहाँ पर हमको 0 डिग्री का रेजिस्टेंस पुट करना पड़ता था, यहाँ पर 0 का पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इनिशियल दिया है वो पुट करना है और जो फाइनल आएगा वो आएगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर पुट करना होता था। टेम्परेचर मतलब 20 है तो 20, 30 है तो 30। यहाँ टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस पुट करना है। क्या पुट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं बच्चे। ये टेम्परेचर डिफरेंस है और ये इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल रेजिस्टेंस सॉरी। क्या हो जाएगा अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा बच्चे, देखना। अभी अगर फॉर्मूला लगाएंगे देखो बच्चे यहाँ पर, तो सीधा सीधा अप्लाई होगा, कोई मत्था बच्चे नहीं है। इधर देखो RF इज इक्वल टू RF की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। RI की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी RF की जगह ये आ जाएगा, RI की जगह ये आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, अल्फा की जगह ये आ जाएगा, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर चेंज। अब हमको एक्चुअली क्या बच्चे, यहाँ पर ये तो बात है, हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पता है। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है हमको नहीं मालूम है, इनिशियल कितना है 27। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये सब पुट कर देंगे तो ये एक अननोन बचेगा। समझो बच्चे, एक बार पुट करके दिखाई देते हैं आपको। देखो जल्दी से, RF क्या है 230 बाय 2.8, RI क्या है 230 बाय 3.2, 1 की जगह 1, अल्फा क्या था बच्चे बताओ जल्दी से, 1.7 into 10 minus 4 इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, TF minus TF की वैल्यू आ जाएगी। समझे बच्चे, कहाँ लगना है फिर से मैं बता रहा हूँ। वैसे देखो बच्चे, रटने के हिसाब से वहां की चलना, जहाँ पे लिखा होगा एवरेज डोवर, अल्फा की वैल्यू क्या है, एवरेज डोवर है। और ये होता क्यों है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में भी।